Assalamu alaikum everyone. This is your favorite Monasul Islam from Sky Classes बेटा राजबाग एंड परेपुरा। तो बेटा आज मैं आपको अपने इस लास्ट के क्लास में बेटा वेलकम करता हूं एंड आई होप अभी तक जो हमने सारे चैप्टर्स बेटा क्लास 10th के लिए डिस्कस किए हैं वो आपके साथ अब उसी तरह से हैं जिस तरह से बेटा आपको अपना नाम याद है। ठीक है, तो बेटा आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स का एक लास्ट यूनिट बेटा। द यूनिट इज द सोर्सेज ऑफ एनर्जी। द सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है बेटा, तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी बेटा, पहले मैं आपसे इस छोटा सा सवाल करता हूं, एनर्जी किसे कहते हैं? देखो बेटा, जिस तरह से आपके पास कपड़ा होता है ना, आप उस कपड़े से कोई फॉर एग्जाम्पल जैकेट बनाते, पैंट बनाते, शर्ट बनाते, तो कपड़ा एक रॉ मटेरियल का काम करता है। उस रॉ मटेरियल से कोई प्रोडक्ट बन पाता है कि नहीं? एग्जैक्टली बेटा सेम तरीके से एनर्जी अगर आपके पास है तो आप उस एनर्जी से बेटा कोई काम कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये कि एनर्जी जो है बेटा ये आख रॉ मटेरियल, ये भी बेटा एक रॉ मटेरियल है और इस रॉ मटेरियल से बेटा आप कोई भी काम कर सकते हो। ठीक छा? देयरफॉर एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क एंड वर्क is actually the outcome of energy. It means they are interconvertible. Clear छा? समझ तो रहा? अब हमारे पास different sources of energy कौन से? लेकिन बेटा उससे पहले मैंने इस पूरी सीरीज में बेटा आपके साथ कुछ कॉफीज के टाइप्स डिस्कस किए थे, जिनमें मैंने आपके साथ पहले अमेरिकानो डिस्कस किया, फिर बेटा मैंने आपके साथ कैपुचिनो डिस्कस किया, फिर बेटा मैंने आपके साथ लाते भी डिस्कस किया, फिर बेटा मैंने आपके साथ एस्प्रेसो भी डिस्कस किया। तो आज बेटा आपके लिए कुछ नया होना चाहिए क्योंकि आज लास्ट का क्लास है। तो आपके लिए सजेशन है बेटा ये कि या तो आप एक डोपियो लें, या बेटा आप एक मोका लें, या बेटा आप एक मोकियातो लें, और उसके साथ बेटा एक क्रोसान आप ले लें और आप एंजॉय करें आज का लेक्चर जो सिर्फ दिल खोल के मुनसर आपके लिए पेश कर रहा है। ठीक है, तो चलिए बेटा चलते हैं पहले स्लाइड की ओर। पहला स्लाइड या पहला सवाल बेटा जो हमें वहां पर किया जा सकता है, दैट इज अबाउट बेटा तो बेटा दैट इज एक्चुअली अबाउट व्हाट इज अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। नाउ बेटा व्हेन यू टॉक अबाउट द गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, दरअसल सोर्सेज ऑफ एनर्जी बेटा दो टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? दो। अख टाइप आसान जिगर में तच वनान रिन्यूएबल रिसोर्स। दूसरा टाइप जो आपके पास है दैट इज कॉल्ड एज बेटा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो रिन्यूएबल रिसोर्स बाय द नेम इटसेल्फ इट रीन्यूज इटसेल्फ। कहने का मतलब ये अपने आप को बेटा कंटिन्यूअसली रिप्रोड्यूस कर पाता है। समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन बेटा नॉन रिन्यूएबल अपने आप को कंटिन्यूअसली रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। जैसे आपको पता है पेट्रोल की गाड़ियां, डीजल की गाड़ियां अब कम बनने लगी है। रीजन क्या है? क्योंकि पेट्रोल बेटा खत्म होने वाला है। ये नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, लेकिन बेटा अगर आप सोलर एनर्जी की बात करें, अगर बेटा आप फॉर एग्जांपल विंड एनर्जी की बात करें, तो ये सारे रिसोर्सेज बेटा रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। ठीक है, तो बेटा एनी सोर्स ऑफ एनर्जी दैट डज नॉट गेट डिप्लीटेड, ये खत्म नहीं होगा, और गेट्स एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्ट भी नहीं होगा बेटा, इस सोर्स को बेटा गुड सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं एंड आर कॉल्ड एज रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो रिन्यूएबल रिसोर्स या गुड सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है तिम रिसोर्सेज गोबर में यम कंटिन्यूअसली चसित रोजन, तिम एग्जॉस्ट या खत्म गसान के। क्लियर छा? शॉर्ट टाइप का सवाल इस पे आ जाता है। ठीक, अगले स्लाइड की ओर अगर चले तो अगले स्लाइड में बेटा हमारे पास ये मैंने आपके लिए एक डायग्राम पेश की है जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं डिफरेंट रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है बेटा, तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज की अगर बात की जाए बेटा, मैंने आपको अभी भी कहा यम तिम रिसोर्सेज यम नॉन एग्जॉस्टेबल, यम एग्जॉस्ट गसान के, नॉन एग्जॉस्टेबल यम एग्जॉस्ट गसान के। ठीक है जिगर में, लेकिन नॉन रिन्यूएबल आ गोबर में यम गसन एग्जॉस्ट, यम गसन खत्म। क्लियर छा? अब देखो एग्जांपल्स मैंने ली है। एक एग्जांपल जो मैंने आपके सामने डिस्कस की है बेटा वो किसकी है? सोलर एनर्जी की।
सन है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अच्छा ठीक, हर कोई दूसरा बंदा जो एनर्जी डिराइव करता है तो बेटा याद रखोगे सन यू असली द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सब की सब चीजें अगर एनर्जी डिराइव करती है तो कहां से करती है बेटा? सूरज से। अच्छा ठीक, अल्लाह ताला चुना कुरान में मना वशम्स, इसी की कसम खाता है। क्यों? क्योंकि यीशु अल्टीमेट। अच्छा ठीक, दूसरी चीज सोलर एनर्जी के साथ बेटा आपके पास बायोमास एनर्जी है। आप देखो, आप उनके से तो गारन मजबीत हमाम आस जालान तक क्या शु जालान लक्कर छुना जालान डेड वुड। अच्छा ठीक, क्रॉप्स मैन्योर बेटा आप ये जलाते हैं, यहां से भी आप एनर्जी निकालते हैं, तो ये हो गई बायोमास एनर्जी। इथे पढ़ जिगर विंड एनर्जी, आपकी हवाएं बेटा जब तेज चलती है तो इस एनर्जी को भी इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर अदर पर्पजेज, फॉर डिफरेंट वर्क्स। तो याद रखोगे बेटा एक डैनिश कंपनी है जिसका नाम है विस्तास। ठीक है, इन्होंने रिसेंटली बेटा 199 मीटर्स लंबा एक विंड मिल बनाया है, जिसकी वजह से बेटा ये एनर्जी, हवा की एनर्जी को तब्दील कर पाते हैं इनटू इलेक्ट्रिकल और सम अदर फॉर्म। ठीक है, याद है जी, डैनिश कंपनी है। इथे पर जिगर आपने देखा होगा स्प्रिंग्स होते हैं, वोल्केनोज होते हैं, अर्थ के अंदर बेटा बहुत सारी गर्मी है, इस एनर्जी को बेटा जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। ये ना एग्जॉस्ट गसान किया, ये हमेशा सित रोजान ये गस एग्जॉस्ट किया, कंटिन्यूसली आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो विदाउट द फेयर ऑफ बीइंग एग्जॉस्टेड। ठीक है, इथे पर जिगर हाइड्रो पावर आप देखो कशीर में सुना इस विंकेस पावर शुना वनान इस बरहोन फीस के तथ क्या वजह यही होती है बेटा कि हम बोलते हैं हमें पानी अपना है, हमें हाइड्रो पावर प्लांट्स हमने अपने बनाए हैं, तो उस पानी को बेटा जब हम हायर हाइट से गिराते हैं उसकी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पहले काइनेटिक में तब्दील होती है और फिर वही तब्दील होती है बेटा इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और आपके घर पे पावर आ जाता है। ठीक है, तो आप कहते हो फीस, लेकिन रियलिटी ये है बेटा कि जो सेटअप बिल्ड करना होता है उसके लिए पैसा तो लगता है ना। ठीक है, बगलिहार में जैसे है, बाकी जगहों पे जैसे है, तो रिमेंबर वी हैव टू पे, दैट इज बीइंग एन एफिशिएंट यूजर, अ फेथफुल यूजर। अच्छा ठीक, चुरलन गश्न त्रावन। ठीक है, अच्छा मगर याद था वक्त जब हम रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी की बात करेंगे, यमकम रिसोर्स का ये वो वाले रिसोर्स होते हैं बेटा जो हमेशा आपके साथ रहेंगे। ठीक, लेकिन तुम्हें पता है अल्लाह ताला सूरह ar-रहमान में फरमाता है कुल्लु मन अलैहा फान, सब कुछ खत्म होने वाला है। ठीक है, तो हम तो कह रहे हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, लेकिन रियलिटी बेटा ये है कि कोई भी चीज हमारे साथ रहने वाली नहीं। ठीक है बेटा, इसके बाद बेटा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी की बात करेंगे। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज मैंने आपको कहा इम चाहे एग्जॉस्ट गसान। अच्छा ठीक, एग्जाम्पल देखो बेटा फोसिल फ्यूल्स, आपने देखा होगा डायनासोर्स मर गए, फिर वो प्रेशर और टेम्परेचर जमीन के अंदर बहुत टाइम तक रहे, तो उसकी वजह से फोसिल फ्यूल की वजह से एनर्जी मिली। ठीक है, जैसे आपका पेट्रोलियम है, ठीक है, आपके पेट्रोल है बेटा, कैरोसिन, ये सारा मिट्टी से, इसी से निकलता है ना, फ्रॉम द ग्राउंड बीनीथ। अच्छा ठीक, तो बेटा यम आसान, मगर अच्छु आसान डर दैट यम मकलन एक दो तिकाज यम आसान एग्जॉस्टेबल। ठीक है, इथे पे बेटा कोल की जो एनर्जी है, ठीक है, सिन छना जालान। अच्छा ठीक, ये चीज फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एग्जॉस्ट, ये भी खत्म होने वाला है। ठीक है बेटा, इथे पर गवर्नमेंट नेचुरल गैस भी बेटा फोसिल फ्यूल्स में ही आता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो आपके पास है, ठीक है, ये सारा बेटा एग्जॉस्ट होने वाला है। इथे पर ब्याख चीज न्यूक्लियर एनर्जी, हमें लगता है इतने सारे न्यूक्लियर है, लेकिन सब न्यूक्लियर बेटा एनर्जी नहीं दे पाते। ये कुछ ही है खास न्यूक्लियर जिनको रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर कहते हैं, वो सब कंट्रीज के पास नहीं है। इंडिया के पास है, पाकिस्तान के पास है, इधर पर रशिया के पास है बेटा, सबके पास नहीं है। तो जिसकी वजह से बेटा हम ये देख रहे हैं कि देखो अगर हमारे पास भी न्यूक्लियर एनर्जी होती ना, तो अल्लाह की कसम बेटा अगर ये लाइट आज चली जाती, हम फिर भी इस चीज को बेटा, चले बेटा लाइट रेस्टोर हो चुकी है, मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं कह रहा था नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होते हैं बेटा, जिनमें हमने न्यूक्लियर एनर्जी की बात की, मैं अभी आपको कह रहा था कि अगर ये न्यूक्लियर एनर्जी हमारे पास होती तो लाइट नहीं चली जाती। क्यों बेटा? क्योंकि बेटा जो ये न्यूक्लियर एनर्जी है ना, ये वारिया ट्रेमेंडस एनर्जी, मगर अच्छु मसला ये से इसके न्यूक्लियर बेटा लिमिटेड है, ये लिमिटेड होने की वजह से बेटा एग्जॉस्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो अगला सवाल जो बेटा हमें पूछते हैं, अगला सवाल जो हमें पूछते हैं वो हमें पूछते हैं रिगार्डिंग द डिफरेंस बिटवीन द कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो अभी आप मुझे बोलोगे सर क्या परेशान कर रहे हो हमें, अभी बोला रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, लेकिन यहां से मसला दूसरा आप उठा रहे हो। तो दरअसल बेटा जब हम इन सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात करेंगे, द कन्वेंशनल सोर्स सुकुज को, दरअसल जो है बेटा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, इट इज एक्चुअली बेटा
द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी। कहने का मतलब जो एग्जॉस्ट होता है, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, कन्वेंशनल सोर्स का मतलब एग्जॉस्टेबल, एग्जॉस्टेबल का मतलब शाबाश नॉन रिन्यूएबल, उसने रिन्यू कर पनुन पान किया, जैसे फोसिल फ्यूल्स है बेटा, जैसे हमने अभी नेचुरल गैस की बात की, जैसे हमने न्यूक्लियर एनर्जी की बात की, ठीक है बेटा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात की, ठीक है। इथे पर जब बेटा हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज की बात करेंगे तो याद रखोगे बेटा यह आसान इन एग्जॉस्टेबल, यम खत्म गसान के, यम डिप्लीट गसान के, ठीक है जिगर में यम आसान रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। क्या आसान? रिन्यूएबल, ठीक है। तो हमें पूछते हैं 5 नंबर का सवाल आ जाता है, दपांची व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉन कन्वेंशनल एंड कन्वेंशनल सोर्सेज, ठीक है। तो पहला पॉइंट जो बेटा कन्वेंशनल सोर्सेज के बारे में लिखा गया है वो ये कि इनको नॉन रिन्यूएबल भी कहते हैं। नॉन रिन्यूएबल कहने का मतलब यम पनुन पान कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस हकान पान पनुन पान करित के, ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ठीक। लेकिन बेटा नॉन कन्वेंशनल का मतलब हाँ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, कहने का मतलब ये कि ये दे कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, दे कैन बी प्रोड्यूस्ड अगेन एंड अगेन, नेचुरली शी सोरी गसान, ठीक है, ओके। एक और इंपॉर्टेंट बात बेटा, दे फाइंड बोथ कमर्शियल एज वेल एज इंडस्ट्रियल पर्पसेस, ठीक है। तो जो हमारे पास नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है जैसे फोसिल फ्यूल्स है, ठीक है बेटा, कोल है, ठीक है बेटा, यम आसान शाबाश नॉन रिन्यूएबल, कहने का मतलब ये रिपीट तो नहीं होंगे, ये खत्म होने वाले हैं, ठीक है। और खत्म होने का मतलब बेटा ये कि ये कमर्शियल इस्तेमाल किए जाते हैं और इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो क्या मतलब को कमर्शियली, फॉर एग्जांपल बेटा यहां पर अगर हम देखेंगे, अभी हमने जनरेटर में बेटा पेट्रोल इस्तेमाल किया, ठीक है, हमने कैरोसिन इस्तेमाल किया, ठीक है बेटा, यू नो सॉरी फोसिल फ्यूल्स पटी बना यू एग्जॉस्टेबल, मगर यू कमर्शियल पर्पज खतरे इस्तेमाल करना। लेकिन हाँ याद रखोगे इंडस्ट्रीज में भी बेटा ये इस्तेमाल होता है, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जहां पर कोल से सब मशीन चलती है, ठीक है बेटा, तो ये इनकी एप्लीकेशंस है, ठीक। लेकिन अगर आप नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज की बात करोगे, ये जो मोस्टली गारस मज लगान, फॉर एग्जांपल बायोमास, हमाम छुआ सहलिमित किन्ना, तो छुआ सहरी हमामस पिट किन्ना, तो वहां पर लकड़ी जलाई घर के लिए, लकड़ी जलाकर कोई बड़ा काम नहीं करने वाले, आप समझ रहे हो ना, कोई बड़ा काम नहीं करने वाले। हाँ तू करक पानस वुशनियर सराउंडिंग कर गरम, अपना आपका मकान गरम हो सकता है, आप जो फायर पॉट्स इस्तेमाल करते हो बेटा उनमें आप कोल जलाते हो, ठीक है। तो ओवरऑल अगर पूछो हाउस होल्ड पर्पजेस के लिए बेटा ये लकड़ी जो है इस्तेमाल होती है, ठीक है, ओके। इसके बाद बेटा इट कैन बी कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द रीजंस फॉर द कॉज ऑफ पोल्यूशन। जो आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है इसकी वजह से पोल्यूशन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल पेट्रोल गाड़ी में जलाते हैं, वहां से क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बेटा आपके फ्रिज से निकलते हैं, ठीक है। तो ये एट द एंड आपका एनवायरमेंट पोल्यूट करते हैं। और पोल्यूशन ऑब्वियसली एयर पोल्यूशन हो सकता है, वाटर पोल्यूशन हो सकता है, नॉइज पोल्यूशन होता है, तो पोल्यूशन कोई भी हो सकता है। लेकिन हाँ मोस्ट ऑफ द कॉजेज बेटा जो रीजंस होते हैं पोल्यूशन के बेटा वो कहां से आते हैं? कन्वेंशनल सोर्सेज से या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से। हाँ अगर हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज की बात करें तो ये बेटा पोल्यूशन नहीं करते, इमशन पोल्यूशन हाँ करते हैं लेकिन नॉट टू ग्रेटर एक्सटेंट। क्यों? क्योंकि गारस में इस्तेमाल का समझ ही तरह ये जो गारस में इस्तेमाल का सान उतना आप उस अमाउंट पे आप इस लकड़ी को नहीं जलाते जिसकी वजह से परेशान करोगे, ठीक है। सोलर एनर्जी इससे क्या होता है? ऑब्वियसली मैंने अभी आपको कहा सोलर एनर्जी है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, हर किसी चीज को अगर एनर्जी, क्या इससे कोई पोल्यूशन होता है? नहीं, इससे कोई भी पोल्यूशन नहीं होता, ठीक है, ये भी याद रखोगे। और एग्जाम्पल्स भी बेटा याद रखोगे, इसमें कोल है, इसमें बेटा फोसिल फ्यूल्स है, ठीक है, लेकिन यहां पर बेटा रिन्यूएबल रिसोर्सेज है जैसा कि विंड है, सोलर एनर्जी है, ठीक है। क्लियर छा किन्ना? तो चलते हैं बेटा अगले स्लाइड पे। अगला स्लाइड जो है बेटा दैट इज रिगार्डिंग द फीचर्स ऑफ अ गुड फ्यूल, ठीक है। तो जब आपको बेटा एक गुड फ्यूल की बात पूछी जाए तो मैं आपको बेटा यहां पर इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं, ठीक है। ओके मंसूर साहब यहां आइए। तो बेटा जितना हम मेहनत करते हैं ना आपके सामने लेक्चर्स प्रिपेयर करके आते हैं, आपको नहीं पता बेटा कर्टन्स के पीछे कौन सा काम हो रहा होता है। तो कर्टन्स के पीछे जो काम करते हैं द पीपल हु आर लिटरली वर्किंग रियली हार्ड, हमसे भी ज्यादा, यहां सुबह सवेरे आना, सारे अरेंजमेंट्स करना, तो बेटा इनमें कंप्यूटर पे सब चीजें ऑपरेट करना, ये हमारे मंसूर साहब है जो बर्फ में
26 जनवरी जब हालात कंप्लीटली यहां पर बंद थे, आपके वीडियोस नहीं आए, लेकिन इनके पास बेटा सारा एक्सेस था, ये सारा मैनेज करते हैं, ये हमारी बैकबोन है। तो इनके लिए भी बेटा आप दुआ करें कि अल्लाह इनको भी सेहत रखे, तभी आपके पास ये लेक्चर्स आते हैं। ठीक है, थैंक यू मंसूर साहब। डेफिनेटली डेफिनेटली, थैंक यू सो मच। तो चलते हैं बेटा अगले स्लाइड पे, जिसमें बेटा मैं एक गुड फ्यूल की बात कर रहा हूं। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट अ गुड फ्यूल, असल फ्यूल कुछ देखो, आपके पास बेटा कोयला भी है, आपके पास पेट्रोल भी है, डीजल भी है, आपके पास बेटा केरोसिन भी है, लेकिन हम सबको गुड फ्यूल नहीं कह सकते। एक गुड फ्यूल क्या होता है उसको समझना है बेटा। गुड फ्यूल में पहली प्रॉपर्टी जो है बेटा वो ये कि इसका हाई कैलोरीफिक वैल्यू होता है। सर थिकेर्स को हाई कैलोरीफिक वैल्यू, हाई कैलोरीफिक वैल्यू जो होता है बेटा वो आप ऐसे समझ लें, फॉर एग्जाम्पल मैंने डीजल भी कुछ पर्टिकुलर अमाउंट इस्तेमाल किया, उतना ही अमाउंट बेटा मैंने पेट्रोल का भी इस्तेमाल किया, उतना ही अमाउंट बेटा मैंने लकड़ी का भी इस्तेमाल किया। तो लेकिन इन पर्टिकुलर अमाउंट से जो सोर्स मुझे ज्यादा से ज्यादा एनर्जी देगा ना बेटा, उसको बेटा हाई कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। और एक गुड फ्यूल में उसका अमाउंट कम ही जलता है लेकिन ज्यादा से ज्यादा एनर्जी देता है। इसका मतलब एक गुड फ्यूल बेटा हाई कैलोरीफिक वैल्यू रखता है। कैलोरीफिक वैल्यू समझो पहले, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। इनपुट क्या? इनपुट से अमाउंट से कूता जोलुत कुन चीजू, ठीक छा, लेकिन से कूता ज्यादा एनर्जी आई किसी पर्टिकुलर से, उस फ्यूल का बेटा कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा होता है। समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल मैंने 20 ग्राम सब चीजों के लिए और मैं देख रहा हूं डीजल जो है वो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी दे रहा है, तो ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसका होगा? डीजल का होगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये आप समझिए एक गुड फ्यूल की अलामत ये होती है। इसके बाद बेटा इट शुड नॉट प्रोड्यूस स्मोक वाइल बर्निंग। क्यों? क्योंकि स्मोक का मतलब बेटा इनकम्प्लीट कंबस्शन है। ये समझो आप, यह सोरी दजान के अगर कहीं चीज कंप्लीट की चुना दजान तो स्मोक प्रोड्यूस नहीं करता। ठीक है बेटा, याद रखोगे गुड फ्यूल की ये भी एक खास खसूसियत है। इधर पर जिगर वो चीप होगा और इजीली अवेलेबल होगा, सस्ता होना चाहिए, ठीक है, और बेटा हर जगह पे मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें लंदन जाना पड़े तब हम अपनी गाड़ी के लिए पेट्रोल खरीदें, नहीं, ऐसा भी नहीं कि पेट्रोल अवेलेबल तो है लेकिन बहुत ज्यादा रेट कर दे, जैसे इस वक्त मुसीबत आ गया है, आपको बड़ा दिक्कत होती होगी अपनी स्कूटीज में अपनी कार्स को रिफ्यूल करना। क्यों? क्योंकि पेट्रोल बेटा 102 रुपए पर लीटर हो गया और बहुत ही महंगा है इस वक्त। होना क्या चाहिए? ये चीप होना चाहिए। ठीक है, ओके बेटा, इट शुड बी इजी टू हैंडल एंड सेफ टू ट्रांसपोर्ट। हैंडलिंग का मसला नहीं होना चाहिए, ये गश्न क्या डोंट टच इट, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी इजी टू हैंडल, हम इजीली इसको स्टोर करने चाहिए, और अगर एक जगह से दूसरी जगह भी जाना है तो बड़ा इजी बेटा होना चाहिए इसका ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ओके बेटा, इट शुड बी कन्वीनियंट इन स्टोरेज। हाँ, मैंने कहा वही होता है इजी टू हैंडल, दैट इट शुड बी, वी शुड बी एबल टू स्टोर इट वेरी इजीली। ठीक है, ओके, ये सवाल भी आपके साथ शॉर्ट टाइप में पूछा जा सकता है। ओके, चलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर की ओर। नेक्स्ट लेक्चर जो है बेटा दैट इज रिगार्डिंग फोसिल फ्यूल्स। वन फोसिल फ्यूल कछ वना मैं उन्हीं गोडनेथी चाची ऑलरेडी पता। फोसिल फ्यूल्स क्या आसान? प्लांट्स, एनिमल्स जो मर गए जमीन के नीचे बहुत हाई टेम्परेचर्स, बहुत हाई प्रेशर्स के अंदर रहे, और जिसकी वजह से बेटा हम ये देखते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू अ फॉर्म ऑफ अ फ्यूल, एंड दैट फ्यूल इज कॉल्ड एज द फोसिल फ्यूल। ठीक है, ये मतलब क्या हो? दे आर द फ्यूल्स। हाँ, कहां से मिलते हैं? फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। जब वो मर जाते हैं अर्थ के क्रस्ट में आ जाते हैं, जमीन में घुस जाते हैं, एक्सेस प्रेशर छा, ऊपर से लेयर्स ऑफ अर्थ है, लिथोस्फीयर है, ऊपर से लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर है, तो जितना नीचे जाएगा उतना ज्यादा बेटा प्रेशर होता है। तो हाई प्रेशर छो आसान, टेम्परेचर छो आसान, और कितने टाइम के लिए? मिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए। तब जाकर बेटा आपका पेट्रोल बनता है, तब जाकर बेटा आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनते हैं। ये सब के सब क्या है? फोसिल फ्यूल्स। क्लियर छा? एग्जाम्पल जो है बेटा वो क्या है? कोल, ठीक छा, पेट्रोलियम जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, ठीक छा, ठीक छा, और बेटा नेचुरल गैस। ये सब के सब बेटा आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट से ही आते हैं। ठीक है, याद था वक्त। नेचुरल गैस चुना, दिल्ली में ऑटोज देखे होंगे ग्रीन कलर के होते हैं। क्यों? क्योंकि वो इस्तेमाल करते हैं इसी नेचुरल गैस का बेटा एक पर्टिकुलर फॉर्म जिसको हम बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या चीज है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये क्या शो आसान? CNG बोलते हैं कि नहीं? हाँ, ये को LPG। LPG जो आपके घर पे होता है,
होता है कि नहीं? गैस सिलेंडर है इमचा आसान, इसमें क्या होता है बेटा? दिस इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। होता क्या है इसमें? याद रखोगे बेटा, इसमें जो होता है वो एक हाइड्रोकार्बन है जिसका नाम बेटा ब्यूटेन है। ठीक है, ब्यूटेन आसान। ओके, अगला लेक्चर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज रिगार्डिंग व्हाट आर न्यूक्लियर एनर्जीज। ठीक है, तो न्यूक्लियर एनर्जीज में बेटा आपको याद होना चाहिए, पता होनी चाहिए कि दो चीजें आती है, अक्षुवान न्यूक्लियर फिजन, व्याक्षुवान न्यूक्लियर फ्यूजन। ये आसान क्या मैं कोशिश कर रहा हूं बेटा मैं आपके सामने ये एक्सप्लेन करूं। तो देखिए, फिजन का मतलब बेटा टूटना है, टू ब्रेक डाउन, टू ब्रेक डाउन। ठीक है, तो दरअसल बेटा 1930s की बात है, जब एक लड़की बेटा जिसका नाम था बेटा लेसी मेटनर, अच्छा ठीक, और बेटा इसके साथ एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था बेटा ओटो हान। ठीक है, और बेटा इनके साथ एक और बंदा था जिसका नाम था कार्ल फ्रिशमैन। ठीक है, ये तीन लोग बेटा देखने लगे कि जब हैवी न्यूक्लियाई, बारी बारी न्यूक्लियाई पे एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन गिरता है, तो वो न्यूक्लियाई, जो बड़ा न्यूक्लियाई था बेटा, वो टूट जाता है इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई। ठीक है, और इसी फिनोमिना को बेटा लेसी मेटर ने नाम दिया न्यूक्लियर फिजन। होता क्या है फिजन, ये आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। न्यूक्लियर फिजन इज द प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है वेयर अ हैवी एटम, एक हैवी न्यूक्लियस बेटा, एग्जांपल यूरेनियम और प्लूटोनियम, इन्हीं दो की एग्जाम्पल ली गई है। क्यों? क्योंकि यही दो बेटा ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, ओके बेटा, इज बम्बार्डेड, इस पे फेंका जाता है क्या? विद न्यूट्रॉन्स दैट स्प्लिट द एटम टू गिव लाइटर न्यूक्लियाई। इस पे बेटा बम्बार्डमेंट होती है किनकी? न्यूट्रॉन्स की। लेकिन कौन से न्यूट्रॉन्स? याद रखोगे बेटा, उन न्यूट्रॉन्स को बोलते हैं बेटा थर्मल न्यूट्रॉन्स। क्या बोलते हैं? थर्मल न्यूट्रॉन्स। थर्मल न्यूट्रॉन्स तिम आसान जिगर में, तिम आसान लो एनर्जी न्यूट्रॉन्स, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स। ठीक है, उनकी एनर्जी बेटा करीब करीब 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, और उनकी स्पीड बेटा करीब करीब 2.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है। सर ये तो बहुत ज्यादा स्पीड है। हाँ बेटा, ये बहुत ज्यादा स्पीड है, लेकिन इसी स्पीड को स्लो कहते हैं जब हम क्वांटम स्टेट में चलते हैं, क्वांटम लेवल पे जाते हैं। ठीक है, तो याद रखोगे बेटा, यहां पर इन न्यूट्रॉन्स को, इन स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स को जब बड़े बड़े न्यूक्लियस पर फेंका जाता है, यहां पर एक बड़ा न्यूक्लियस है, यहां पर एक बड़ा न्यूक्लियस है, यूरेनियम का है। ठीक है बेटा, तो ये न्यूक्लियस जो होता है बेटा, ये टूट जाता है इनटू, शाबाश, इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई, लाइटर न्यूक्लियाई। अच्छा ठीक, और इसी प्रोसेस में बेटा ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी बेटा रिलीज हो जाती है, और उसी को बेटा न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर एनर्जी। अच्छा ठीक, ये गसान कितकन इश्थाउन नजर। देखो बेटा, मैं आपको अगले स्लाइड पे दिखा रहा हूं दलील क्या है, ये गसान कितकन। अच्छा ठीक, तो देखिए बेटा, an example of one of the many reactions is the uranium-235 fission process. हमने यूरेनियम, आपको पता होगा यूरेनियम बेटा एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, जिसका एटॉमिक नंबर बेटा 92 है, और इसका मास नंबर बेटा 235 है। ठीक है, इसमें मास नंबर। अगर हमने इस यूरेनियम 235 पर बेटा एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन लगा दिया, ये न्यूट्रॉन है बेटा स्लो मूविंग। क्यों स्लो न्यूट्रॉन? इसका मतलब अभी मैंने कहा 2.2 किलोमीटर पर सेकंड इसकी स्पीड है। ठीक है, इसकी एनर्जी बेटा 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक है बेटा, और इतनी एनर्जी पर जब ये इसमें आ जाता है तो होता क्या है बेटा, इस न्यूक्लियस की वजह से ये न्यूट्रॉन जो है, ये जब हिट करता है यूरेनियम के न्यूक्लियस को, तो अच्छु ये अनस्टेबिलिटी करान, इशू इक्विलिब्रियम बेटा मेरा डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से होता क्या है, इसमें डम्बेल शेप आ जाती है। क्या आ जाती है? डम्बेल शेप, और रिपल्शंस बढ़ने लगते हैं। रिपल्शंस जब बढ़ने लगते हैं बेटा, तो ये न्यूक्लियस जो है ये टूटना चाहता है, और टूट जाता है इनटू 2 न्यूक्लियाई। क्या हो जाता है? और टूट जाता है बेटा इनटू 2 न्यूक्लियाई। एक न्यूक्लियाई बेटा क्रिप्टॉन है, एक न्यूक्लियाई बेटा क्रिप्टॉन है। ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर बेटा 36, मास नंबर 89। ठीक, ब्याख न्यूक्लियर जिगर में, दैट इज द बेरियम। बेरियम है बेटा, बेरियम, और बेरियम जो है बेटा इसका एटॉमिक नंबर है 56,
इसका एटॉमिक नंबर है बेटा 56 और मास नंबर है बेटा 144। और इसके साथ बेटा याद रखोगे 3 और न्यूट्रॉन्स बाहर आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? 3 और न्यूट्रॉन्स बेटा बाहर आ जाते हैं। जो ये 3 और न्यूट्रॉन्स होते हैं ना बेटा, याद रखोगे इनको प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन्स कहते हैं। क्या चिकदपान? प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन्स। और जो ये प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन्स होते हैं ये स्लो नहीं होते, ये बहुत ही तेज होते हैं। दे आर फास्ट न्यूट्रॉन्स। क्या आसान? फास्ट न्यूट्रॉन्स। ठीक है, इनकी एनर्जी बेटा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में होती है। इनकी एनर्जी करीब करीब बेटा 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। समझ रहे हो? इनसे स्लो क्या, इनसे वारिया ज्यादा तेज। अब याद रखोगे हमेशा ये यूरेनियम क्रिप्टॉन और बेरियम में नहीं टूटता, ये कभी सीशम में भी टूट सकता है, कभी बेटा जेनन में भी टूट सकता है। ठीक है, और इसके साथ कभी 2 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, कभी 3 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। तो सवाल एक आता है आपको, दपांश ऑन एन एवरेज कितने न्यूट्रॉन्स बाहर आएंगे? तो आप याद रखोगे बेटा करीब करीब एवरेज में 2.4 न्यूट्रॉन्स एक फिजन रिएक्शन से बाहर आ जाते हैं। इशू एवरेज। क्या इशू है एवरेज? क्योंकि कभी 3 आ सकते हैं, कभी 2 आ सकते हैं, कभी, ठीक है, तो जिसकी वजह से जब हम एवरेज करेंगे ना, एवरेज कैलकुलेट 2.5 करीब करीब, तो हम लिखते हैं बेटा एवरेज में बेटा जो न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं उनकी एनर्जी उनका नंबर जो है बेटा 2.4 होता है। तो अगर मैं इस रिएक्शन को बेटा आपके सामने पेश करूं, हुआ क्या है? यूरेनियम 92 235 को एक न्यूट्रॉन मिल गया। न्यूट्रॉन की वजह से इसका मास नंबर बढ़ गया। अब ये यूरेनियम 236 बन जाएगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर तो चेंज नहीं होगा, लेकिन फिर हो जाएगा बेटा क्रिप्टॉन और बेरियम 89 और 144। तो मैं अगले स्लाइड पे बेटा दिखा रहा हूं हो क्या रहा है। तो यूरेनियम जो है बेटा, यूरेनियम 92 और 235, इसको बेटा एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन मिल जाता है। ऐसे हम एक न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वो बन जाता है बेटा यूरेनियम 92 मगर 236। क्या है आपको ना 235 प्लस 1 क्या गो 236। तो ये जो है बेटा ये अनस्टेबल आसान। क्या छो आसान? इसकी हाफ लाइफ या इसका जीने का टाइम जो है बेटा वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से टूट जाता है। टूट जाता किस किस में है वो देखो आप। टूट जाता है ये 3 चीजों में। ठीक है, किस किस में? एक ये टूट जाता है इनटू क्रिप्टॉन, एक ये टूट जाता है इनटू बेरियम। ठीक है, तो मैं और बेटा इसके साथ साथ 3 न्यूट्रॉन्स बाहर आ जाते हैं। ठीक है बेटा, तो अगर यहां पर आप देखें बेरियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 56 144। 56 144, तो मैं यहां पर बेटा लिख सकता हूं 56 और ये 144। ठीक है, और अगर हम क्रिप्टॉन की बात करें बेटा, एटॉमिक नंबर 36 है इसका, 36 है और मास नंबर कितना है? 89। तिल है वो जिगर में उन्हें लिखित 36 यहां पर और यहां पर 89। तो आप देखो बेटा यहां पर 89 और 144 को ऐड करो, आप देखो प्लस उसको 3 करो, वो आएगा ना 236 बराबर। हाँ शाबाश, 89 प्लस 144 प्लस 3 तो आता है बेटा 236। आता है कि नहीं? और बेटा एटॉमिक नंबर के एतबार से 36 प्लस 56 गुना 92, तो ये रिएक्शन जो है बेटा बैलेंस्ड। ठीक, लेकिन ये क्रिप्टॉन अब स्टेबल है, इनको बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियाई। क्या चिकवनान? डॉटर न्यूक्लियाई। इम आसान स्टेबल, ये छु डॉटर न्यूक्लियाई, ये छु स्टेबल। ठीक है, इसमें स्टेबिलिटी कम थी। क्यों? क्योंकि इसमें न्यूक्लियस के अंदर बहुत ज्यादा प्रोटॉन्स थे, वो न्यूक्लियस बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से बेटा वो टूट गया इनटू छोटे फ्रेगमेंट्स, और ये फ्रेगमेंट्स के साथ 3 और न्यूट्रॉन्स आए, जिनको मैंने अभी कहा क्या बोलते हैं? प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन्स। क्या दपान? प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन्स। तो ये प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन्स जो होते हैं बेटा बहुत ही तेज होते हैं। ठीक है, और देखो क्या होता है फिर इन 3 न्यूट्रॉन्स की वजह से होगा क्या? ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी एनर्जी कम करेंगे ना, और जब कम हो जाती है फिर ये नए से किसी यूरेनियम को पकड़ेंगे, फिर उस यूरेनियम को फिर से तोड़ेंगे, फिर से 3 निकलेंगे, फिर वहां से वो 3 किसी और 3 को अटैक कर सकते हैं। तो ये रिएक्शन बेटा चल रही होती है, जिसकी वजह से इस रिएक्शन को चेन रिएक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं? चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन का मतलब क्या है? देखो यूरेनियम पे गिरा, वहां पर आ गया क्रिप्टॉन और आ गया बेरियम और आ गए 3 न्यूट्रॉन्स। अब ये 3 न्यूट्रॉन्स 3 यूरेनियम्स को पकड़ेंगे, यहां से फिर से 3 न्यूट्रॉन्स आएंगे, यहां से फिर से 3 न्यूट्रॉन्स आएंगे, यहां से फिर से 3 न्यूट्रॉन, फिर ये 3 और 3 को पकड़ेंगे। तो ये रिएक्शन कंटिन्यू हो रही है ना, इसी रिएक्शन को बेटा क्या बोलते हैं? चेन रिएक्शन। क्या चीज दबान? चेन रिएक्शन। क्लियर छा किन्ना? सो बेटा ये रिएक्शन आप याद रखेंगे। दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट द न्यूक्लियर फिजन ऑफ यूरेनियम। ठीक है, ब्याख चीज था याद।
अगर यूरेनियम का एक एटम यहां पर बेटा हमने देखा तो एनर्जी जो बाहर आती है वो करीब करीब बेटा 215 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती, इतनी तूफान एनर्जी बाहर आती है। ये तो हो गया एक एटम। अगर हम एक मोल ऑफ यूरेनियम एटम्स लेंगे, क्या लेंगे? एक मोल ऑफ यूरेनियम 235, तो पता है एनर्जी कितनी बाहर आती है बेटा? एनर्जी इतनी बाहर आती है जितनी 575 मेट्रिक टन्स ऑफ कोल से बाहर आएगी। मेट्रिक टन्स ऑफ कोल से बाहर आएगी। अख मोल केमुक यूरेनियम 235 हुक तमस कत्या एटम आसन 6.023 इंटू 10 raised power 23 आसना किन्ना 6.023 इंटू 10 raised power 23 इतने एटम्स सुई गो ना अख मोल। इतने एटम्स जब खर्च हो जाएंगे, जो एनर्जी बाहर आएगी वो इतने मेट्रिक टन्स ऑफ कोल के बराबर हो। अब देखो कितना खतरनाक है। एक मोल का वजन कितना होगा? 235 ग्राम्स। उससे इतनी एनर्जी बाहर आ रही, ठीक है। और आपको पता है बेटा, अगर आप लोग है ना बेटा 1 kg यूरेनियम का, 1 kg किसका? यूरेनियम 235 का, ठीक है, 92, ठीक है। आपको पता है एनर्जी कितनी बाहर आएगी? जितना 10 टन्स ऑफ TNT देगा, ट्राई नाइट्रोटोल्यून, RDX ना इस्तेमाल करा, उससे जो एनर्जी आएगी उसके 10 टन से वो 1 kg ऑफ यूरेनियम से बाहर आती है। समझ रहे हो? इतनी खतरनाक बेटा ये न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है, ठीक है। तो जो पहला न्यूक्लियर रिएक्शन किया था, आपको याद होगा, हिरोशिमा और नागासाकी पे एक बॉम्ब फेंका गया था बेटा, जिसको आप एटम बॉम्ब के नाम से जानते हो। उसमें दरअसल हमने यही इस्तेमाल किया था, फ्यूजन का ही केस, ठीक है। लेकिन वहां पर जो इस्तेमाल हुआ था ना फ्यूल, वो फ्यूल यूरेनियम नहीं था बेटा, वो प्लूटोनियम था। क्या था? प्लूटोनियम, ठीक था, प्लूटोनियम था। और याद रखोगे बेटा, उस बॉम्ब का नाम लिटिल बॉय था। क्या था? लिटिल बॉय, ठीक था, लिटिल बॉय उस नाम। एटम बॉम्ब उस हिरोशिमा नागासाकी में लगाया गया 1945 में, और बेटा उसमें जो फ्यूल था यूरेनियम नहीं था, प्लूटोनियम था। काम लेकिन ऐसे ही हुआ। क्लियर था? समझ गए कि नहीं? ओके, नेक्स्ट स्लाइड, लास्ट का स्लाइड बेटा, लास्ट का टॉपिक। अफसाना जिसे अंजाम तक लाना हो नामुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देके छोड़ना अच्छा है, ठीक। तो हम डिस्कस करेंगे बेटा न्यूक्लियर फ्यूजन। अब फ्यूजन का मतलब मिलना, टू कंबाइन, छाकिना। तो यहां पर ऑब्वियस ही बात है बेटा, कॉम्बिनेशन ही होगी। अब किसकी कॉम्बिनेशन होगी वो देखो। फ्यूजन मींस कंबाइनिंग लाइटर न्यूक्लियर, हल्के न्यूक्लियर, टू प्रोड्यूस हैवियर न्यूक्लियस। एक हैवियर न्यूक्लियस बनने के लिए हम लाइटर न्यूक्लियर को कंबाइन करते हैं, ठीक है। यूजुअली हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के आइसोटोप्स बेटा मिल जाते हैं और वो बनाते हैं क्या? हीलियम। इससे भी बहुत ज्यादा एनर्जी बाहर आती है। एग्जाम्पल देखो, हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है बेटा ड्यूटीरियम, जिसको आप ऐसे लिखते हो एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 2, ठीक। ट्राइशियम बेटा एक और आइसोटोप है इसका, जिसमें आप एटॉमिक नंबर 1 ही लिखते हो, लेकिन मास नंबर बेटा इसका 3 है। तो ये चीज हाई टेम्परेचर पर 10 raised power 6 केल्विन ऑफ टेम्परेचर पर, प्रेशर बेटा रखना है 10 raised power 7 टू 10 raised power 8, 10 raised power 8 एटमॉस्फेयर्स। इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इतना एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, इतना प्रेशर मेंटेन करने के बाद ये चीज मिल जाती है और ये बन जाता है बेटा हीलियम। हीलियम बन जाता है 2 और 4, और इसके साथ एक न्यूट्रॉन निकलता है बेटा, और इसके साथ बेटा एनर्जी निकलती है, ठीक है। एनर्जी का वैल्यू करीब करीब बेटा 17.59 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। क्लियर छा किन्ना? तो ये रिएक्शन बेटा अर्थ पे पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इतना टेम्परेचर मत पॉसिबल है, इतना प्रेशर मत पॉसिबल है, ठीक है। ये क्या है साथ? हाँ बेटा ये सूरज में होती है, ठीक है। तो यहां पर याद रखोगे बेटा, फ्यूजन पर एक बॉम्ब काम करता है, जिसको हम शाबाश, जिसको हम बेटा हाइड्रोजन बॉम्ब कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉम्ब। मैं रिएक्शन दिखा रहा हूं। हाइड्रोजन 1 2 जिसको हम ड्यूटीरियम कहेंगे, हाइड्रोजन 1 3 जिसको हम बेटा ट्राइशियम करेंगे। इसको मिल जाते हैं, ये बन जाता क्या है? हीलियम बन जाता है। इसके साथ साथ बेटा एक न्यूट्रॉन बाहर आ जाता है, इसके साथ बेटा एनर्जी बाहर आ जाती है, ठीक छा। तो यहां पर ये रिएक्शन बेटा फ्यूजन रिएक्शन है। क्लियर छा? और याद रखोगे फ्यूजन पर एक बॉम्ब काम करता है, जिसको मैंने क्या बोला? हाइड्रोजन बॉम्ब।
लेकिन फिजन पे कौन सा बॉम्ब काम करता है? शाबाश, एटम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब। ठीक है, और फ्यूजन याद रखोगे हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे होती है, और होती है सूरज में। कहां पे होती है? सूरज में। क्लियर छा? समझ तो रहा इशोर इशू फिनोमिना, जिसमें हमने पूरा सोर्सेज ऑफ एनर्जी बेटा डिस्कस किया। और ये भी याद रखोगे आपका फिजिक्स क्लास 10th के लिए बेटा इसके साथ कंप्लीट हो जाता है। आई होप मैंने जो ये लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी आपके लिए बेटा, इट विल बी बेनिफिशियल टू यू। हाँ, कुछ बातें ऐसी हो रहती है बेटा जो शायद इंसान बोल नहीं पाता या फिसल गया, इंसान के दिमाग से बाहर चली गई। आई होप यू विल फॉरगिव मी फॉर दैट, बट डेफिनेटली बेटा दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट वे इन विच यू विल प्रिपेयर फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। याद थे जो जिगर में तुंदे बाद मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब, ये तो चलती रहती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। ठीक छा? डोंट बी अफ्रेड ऑफ योर एग्जाम्स, पुश योर लिमिट्स, इंशाल्लाह डेफिनेटली दीज विंड्स विल डेफिनेटली मेक यू फ्लाई बेटा लाइक अ फैल्कन। छा ठीक? तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने अभी जहां और भी है। क्लियर छा? थैंक यू सो मच। आई ऑन बिहाफ ऑफ स्काई, ये डेफिनेटली बेटा आई एम साइनिंग ऑफ फॉर क्लास 10th। किसी को भी कोई भी डाउट हो, यू पीपल कैन कम हियर। ऑफलाइन प्रेजेंस में आपके साथ टीचर्स अवेलेबल होंगे, मैं यहां पे होगा सुबह 9 बजे से लेकर बेटा शाम की 5 बजे तक। किसी भी टाइम पे यू कैन डायरेक्टली पोस्ट वेर एवर यू वॉन्ट टू, वट एवर टाइप ऑफ क्वेश्चन यू वॉन्ट टू आस्क। और आपके याद रखोगे बेटा संडेज को जो एग्जाम होगा उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करो। बस ये लेक्चर्स कंटिन्यूसली रिवाइज करो, एग्जाम में आप पोजीशन लाओगे और तब याद पड़ेगा कि हमने एक प्रिपरेशन एक दोस्त के साथ की थी जिसका नाम बेटा कशर उस्ताद या मोनसुल इस्लाम था। ठीक है? थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। टेक केयर। बाय बाय।